वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 20 होने वाली है आज आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड। बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। अच्छा, बच्चों का सवाल आता है मैथ्स की क्लास कब से करानी है। तो देखो, एक दो क्लास आप देखोगे, दो तीन क्लास शायद अवेलेबल है हमारे चैनल पे। HCF LCM का करवाया था कुछ हमने, वो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। बाकी कल से आपकी मैथ्स की क्लास भी रीस्टार्ट हम करेंगे। उसमें क्या करना है, हमने बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि आपका लेवल 8, 10, 12 ये भी नहीं होगा, ये और ये रहेगा 8th और 10th। ठीक है, इसमें भी बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा डीपली नहीं होगा। तो उस लेवल के क्वेश्चंस ही हम आपके पेपर के लिए करवाएंगे आपको प्रिपेयर। तो क्लास नंबर जो 20 होगी आपकी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हम इसमें करवाएंगे। तो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे साथियों। उससे पहले एक चीज है, अगर आपने प्रिपरेशन को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से। बिकॉज इसके बाद आपको एक अलग से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जो केवल आपके प्लस मेंबर्स के लिए होता है। ठीक है, तो प्लस मेंबरशिप के लिए क्या चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाइए या हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु फाइनली अप्रूव्स द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके जो ड्राफ्ट को अप्रूव कौन करता है। ड्राफ्ट होता है एक तरह से कुछ प्रारूप बनाया आपने, उसको अंतिम मजदूरी, अगर सॉरी मजदूरी मिस्टेक होगी यहाँ पे, मंजूरी है ये। ठीक है, मंजूरी, ये राइट लिखा है, बोलने में मिस्टेक हुई है। तो अंतिम मंजूरी कौन देता है वो आपने बताना है। तो पंचवर्षीय प्लान आपने सुने हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछा भी जाता है कब शुरू हुआ, कब से हुआ। तो जो अप्रूवल है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है, जिसको हम NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बोलते हैं बच्चों, NDC। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम होता है आपके ड्राफ्ट को फाइनली अप्रूव करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर का जब सवाल आता है, भारत के पहले विधि अधिकारी, तो आंसर होगा आपका अटॉर्नी जनरल। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, आपसे नाम नहीं पूछा, ये हमें लिख देना चाहिए था, नाम नहीं पूछा, पोस्ट पूछी थी, पोस्ट। तो पोस्ट आएगी आपकी अटॉर्नी जनरल। तो पहले लॉ ऑफिसर ही माने जाते हैं जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं, पहले लॉ ऑफिसर माने जाते हैं। अगर आपसे वैसे पूछा जाए, मिनिस्टर की अगर बात करें हम, यहां पे नोट कर लेते हैं, अगर लॉ मिनिस्टर की हम बात करें, जो फर्स्ट थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन से वाले, उसमें फर्स्ट कैबिनेट में, जो हमारा आजाद भारत का फर्स्ट कैबिनेट था, आजाद भारत में। ठीक है, तो वहां पे बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। BR अम्बेडकर, वही भीमराव अम्बेडकर जी, इनको बनाया गया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो ये भी आपने साथ के साथ याद रखना है। लॉ के साथ साथ अगर आपने एजुकेशन का भी याद रखना है तो आप रख सकते हो। एजुकेशन के जो पहले मिनिस्टर हैं आपके, वो रखे गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इस नाम में और डॉक्टर जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके नाम में फर्क है भाई। ठीक है, आजाद वाला फर्क है, यानी ये पर्सन अलग हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, तो ये अब्दुल अलग है। ठीक है, ये अब्दुल, ये अबुल है, आजाद भी है सरनेम और अबुल भी है। तो दो चीज आपको बता दी, बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं, थोड़ी देर बाद में इसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे लॉ का है, ये लॉ का एक तो ये था आजाद भारत में बना 1947 में के टाइम की बात है जब। एक अगर उससे पहले पूछा जाए, जब एंट्रिम गवर्नमेंट बनी थी, जब इलेक्शन नहीं हुई थी, तो वैसे ही किसको चुना गया था, तब जोगिंदर नाथ मंडल को चुना गया था। तब यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर है वो कौन थे, जोगिंदर नाथ मंडल। याद रखना, ये एंट्रिम गवर्नमेंट है। ठीक है, एंट्रिम गवर्नमेंट एक तरह से काम चलाऊ जो सरकार है बिना इलेक्शन के जो बनाई जाती है, उसको बोलते हैं एंटरिम गवर्नमेंट। क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे। हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप।
अथॉरिटी बतानी है आपने, अगर आपने भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसकी शर्तें निर्धारित करने वाला कौन होता है, कंपिटेंट अथॉरिटी बतानी है, वो कौन होती है, तो वो होती है हमारी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा कि ये क्या कानून बनाएंगे, क्या रूल्स बनाएंगे, क्या गाइडलाइंस देंगे, उसके हिसाब से ही इंडियन सिटीजनशिप को अवेल किया जा सकता है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ शेड्यूल्स नाउ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर शेड्यूल का क्वेश्चन आया है आज की डेट में, पहले बच्चों 8 हुआ करते थे, आज की डेट में ये टोटल 12 है। कितने हैं टोटल? 12 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, अनुसूचियां कितनी है, तो 12 होंगे आंसर। क्या होगा इसका आंसर? आपका 12 निकल के आएगा। क्लियर। अच्छा, 12 में वैसे ट्रिक है, वो हम शेयर करेंगे आपके साथ बाद में। थोड़ी लंबी ट्रिक है, अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी शायद, छोटी सी इसके लिए, बट वैसे अगर आपने देखना हो, ये लेटर करेंगे हम डिस्कस। वैसे अगर आपने शेड्यूल देखने हो, जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट, हमारे जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में बताया गया है। सेकंड जो शेड्यूल है वो हमारा सैलरीज की बात करता है। ठीक है, किसको कितना सैलरी और भत्ते, एमोल्यूमेंट्स, क्या बोलते हैं इनको, सैलरी और भत्ते जो होते हैं, इसकी बात करता है। इसमें पहले वाले में आपका राज्य और केंद्र सरकार के बारे में होता है। ठीक है, केंद्र जो है आपके यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 3 जो है आपका, वो बात करता है शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। ठीक है, ओथ जो होती है। तीनों के शेड्यूल। चलो मेजर मेजर आपको बता ही देते हैं। फोर्थ देखो आप क्या है। फोर्थ में आपका हो जाता है राज्यसभा की सीटों का वितरण। राज्यसभा सीट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस स्टेट को कितनी मिली है। फिफ्थ में आप अगर देखते हो तो एसटी के बारे में बात की जाती है और शेड्यूल्ड एरिया की बात की जाती है। सिक्स्थ जो शेड्यूल है आपका, वो ट्राइबल एरियाज की बात करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन कैसे चलता है, किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि उत्तर पूर्वी। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों का जो प्रशासन है वो कैसे काम करेगा, वो आपका शेड्यूल 6 के अंदर है। 7th जो शेड्यूल है वो है शक्तियों का वितरण। शक्ति वितरण किस किस के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होता है, वो शेड्यूल 7 में बात की जाती है। शेड्यूल 8 जब भी पूछा जाता है, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा हमेशा, ये याद रखना। 8th डार्क भी कर दिया हमने। इसमें हमारी 22 भाषाओं की बात की जाती है जो संविधान से अप्रूव्ड है, 22 भाषाएं। तो जब भी पूछा जाएगा आपसे कि जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं उसके जिक्र किस शेड्यूल में किया गया है, तो आंसर हमेशा 8th शेड्यूल हो। 9th को हमेशा याद रखना है आपने। ठीक है, 9 में आपके वैलिडेशन, कब तक वैलिड होंगे एक्ट रूल्स, उसकी बात की जाती है, वैलिडेशन ऑफ एक्ट। 10th जो शेड्यूल है वो आपकी बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। किस पे बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदलू कानून था ना जो, एंटी डिफेक्शन लॉ, उस पे बात करता है। कोई दल बदल ले तो क्या कंडीशन रहेंगी, ये भी आपका पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन और बता के चले हम आपके सामने जो आपको याद होना चाहिए। अगले वाले में बात होगी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात है, 11th शेड्यूल के अंदर होगी, जिसमें हम बात करेंगे पावर और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसमें ये पंचायत का जिक्र इसी के अंदर होता है। ठीक है, पंचायत, आपने सिंपल पंचायत से इसको याद रखना है। क्लियर। और 12 को आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से याद रख सकते हो। इसमें आपका पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात की जाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात की जाती है। और 11वें में ये याद मत रखो, भले पंचायत से याद रखो, इसको एमसी से याद रखो। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ का हमेशा क्वेश्चन आता है, कौन से शेड्यूल के अंदर है, तो आपने टिक कर देना फटाक से, आपका 10th शेड्यूल के अंदर है। और भाषाओं की बात अगर आती है तो 8th शेड्यूल है, जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। तो मेजर मेजर जो अनुसूचियां हैं, जो आपके शेड्यूल्स हैं, वो हमने आपको बताए। बाकी ट्रिक बहुत जरूरी है, इनके लिए भूल जाते हैं। ये ट्रिक हम लेटर एक छोटी वीडियो लेके आएंगे और आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, सुन, ये वीडियो जल्दी आएगी आपकी।
हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अवर नेशनल एम्बलम अशोक चक्र, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, उसमें तीलियां पूछी है कितनी है। सबसे इजी क्वेश्चन, बार बार पेपर्स में क्लास में थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो भी हमारा ट्राई कलर है, फ्लैग जो दिखता है यहाँ पे, ये अशोक चक्र जो होता है उसमें ये तीलियां, नंबर ऑफ तीलियां पूछी है कितनी होती है। तो ये तीलियां आपको पता ही होगा, ऑलवेज 24 होती है। कितनी होती है बच्चों? 24 तीलियां इसके अंदर होती है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है आजाद भारत के, तो नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या नाम आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये जो हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर बात है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर का पिछली क्लास में पूछा गया, जिसका आंसर था जवाहरलाल नेहरू जी। प्राइम मिनिस्टर का पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से थे? तो ये बिहार से थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक जब इंटरिम गवर्नमेंट से लिंक करते हैं अब इस क्वेश्चन को, किससे? इंटरिम गवर्नमेंट। अब एक्चुअल में हिंदी वर्जन इसका पता नहीं है, ये तो सरकार होता है, ठीक है। देखिए इंटरिम शायद अनंतिम बोलेंगे, अनंतिम बोलते हैं शायद इंटरिम को, है ना। अनंतिम सरकार जो बनी यानी 1947 से पहले, ये लिख दें यहाँ पे, आजादी से पहले, आजादी से पहले, जो आजादी से पहले बनी। तो इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या पोर्टफोलियो था उस टाइम पे? इनको फूड एंड सप्लाईज या फूड एंड एग्रीकल्चर कह लो, कृषि मंत्री बोल लो, ठीक है। यानी कि ये कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बाद में क्या हुआ? आपकी वो बनती है जब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में बनती है वो कैबिनेट। तो 1947 की आजादी के बाद में फूड एंड एग्रीकल्चर जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ही पास रहा, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। 1947 में फर्स्ट कैबिनेट, फर्स्ट जो कैबिनेट थी, यानी पहले मिनिस्टर अगर एग्रीकल्चर के आपसे पूछे जाएंगे ना, एग्रीकल्चर के, तो भी आपका आंसर यही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इतना याद रखना बच्चों, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका? तब भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रहना चाहिए। अब देखो मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो एक मिनिस्टर हमने आपको एजुकेशन का बता दिया, कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक आपको फूड का बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एग्रीकल्चर का। एक हमने बात कर ली है थोड़ी देर पहले आपसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो कोई और मिनिस्ट्री की बात करें, होम मिनिस्ट्री का आपको पता ही है, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हर एक टोटल जो आपकी कैबिनेट थी ना, जो पहली कैबिनेट थी 1947 वाली, इसमें टोटल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो टोटल 14 मिनिस्टर्स थे। तो 14 के 14 मिनिस्टर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन निकलता है। पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन था? तो आंसर आ जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। क्या आ जाएगा? राजकुमारी अमृत कौर। ऐसे पूछा जाएगा पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो वो आर के शनमुख शेट्टी जो होता है, चेट्टी बोलते हैं, शेट्टी बोलते हैं, शनमुखम, वो आपका आंसर होगा। तो ये हम आपको कराते रहेंगे, रिवाइज कराते रहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर बताओ भाई। अब फाइनेंस की भी हम बात कर लेंगे यहीं पे। तो वित्त आयोग कितने वर्षों के बाद चुना जाता है? तो ऑब्वियसली 5 वर्षों के बाद चुना जाता है, ठीक है। अब फाइनेंस का जिक्र हो ही गया है ना, तो फर्स्ट कैबिनेट देख लेते हैं। फर्स्ट कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, वित्त, ठीक है, ये कौन थे? ये वही थे जो अभी आपको बताया, आर के शनमुखम। चेट्टी लिखा जाता है या शेट्टी लिखा जाता है, आप चेक कर लेना, चेट्टी, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग में ना CHETTI होता है, चेट्टी होगा शायद, क्लियर। TTY नहीं, वाई लगा देते हैं, शायद वाई होता है। तो हो गया आपका फर्स्ट कैबिनेट फाइनेंस का। और अगर वैसे पूछा जाए इंटरिम गवर्नमेंट वाला, अगर आपने याद रखना है इंटरिम, आजादी से पहले, आजादी से पहले भी रहे ना 1 साल तक, लगभग कुछ दिन तक, अगस्त तक रहे। तो इंटरिम गवर्नमेंट आपको पता है 1946 में बनी, ठीक है, सितंबर 1946 में। तो सितंबर 1946 से अगस्त 1947 तक ये गवर्नमेंट चली। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, FM फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन थे? वो थे लियाकत अली जी, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं
लियाकत अली खान भी लिखा जाता कई बार, ठीक है, लियाकत अली खान, ये आंसर होगा आपका। ये भी याद रखना है, ये ज्यादा जरूरी है। पहले अगर पूछे जाएंगे आजाद भारत के तो ये, अगर पहले इंटरिम गवर्नमेंट के पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो जो सेम है, जैसे अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो सेम थे, यानी इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो एग्रीकल्चर थे और आपका फर्स्ट कैबिनेट में भी एग्रीकल्चर थे, तो वो उसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 8 की बात कर लेते हैं बच्चों। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। केवल उस प्रधान राष्ट्रपति जी का नाम बताना है जो बिना किसी विरोध के चुने गए, ठीक है, जो बिना किसी विरोध के चुना जाए, निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब वही होता है अनअपोज्ड, ठीक है, किसी ने इनका विरोध नहीं किया, हाँ भाई इनको राष्ट्रपति जी बनाना है, बिल्कुल बनाना है, सबने सपोर्ट किया, तो वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ये नाम आपने याद रखना है, नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रिओर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक होता है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर किस वर्ष भारतीय राज्यों को मान्यता दी गई कि भी भाषा के आधार पर डिवीजन होएगा, तो वो 1956 से होने लगा था, ठीक है, 1956 से लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लिंग्विस्टिक किन भाषाई आधार पर। होपफुली क्लियर। चलो क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में कोई छेड़खानी करता है तो कौन देखेगा ये चीज? ये चीज ऑब्वियसली आपको पता है सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है, जो उसको बचाने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय भी नहीं बोलते हैं, और उच्चतम न्यायालय को आपने देखा होगा सर्वोत्तम न्यायालय भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, सर्वोत्तम न्यायालय। क्लियर? दोनों चीज आपने याद रखनी है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए वाले अपॉइंट हुए हैं उनका नाम बताना है आपको, ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये भी मेंशन करना है अगर आपको पता है। जिस बच्चे का सही रिप्लाई होगा उसको हम लाइक करेंगे और आपको बताएंगे कि आंसर राइट है या रॉन्ग। क्वेश्चन 10 करा चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को जरूर लाइक करें, बिकॉज मोटिवेशन मिलती है। अब पिछले आप हमारी क्लासेस देखो, जब से इस तरह से हम क्लास करा रहे हैं, लगभग क्लास नंबर 10 से करा रहे हैं, ऐसा 10 या 11 से, तो उसके बाद में आप अगर व्यूज देखोगे, बच्चों के कमेंट देखोगे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, आप देखना कितने सारे बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि सर ये भी करा दो, अब ये भी करा दो। अब एग्जाम की कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो अपनी खुद की सोच है, क्योंकि जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो डे 1 से कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम के डेट आने के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, इसलिए जितना मौका मिलता है खुद से थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ते रहो, और फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हम आपके पेपर से रिलेटेड है वो हम कराते रहेंगे। एक बच्चे की कमेंट भी है कि सर आप टफ रहता है, आप थ्योरेटिकल भी पढ़ाओ। थ्योरेटिकल में आपको पता है जीके का सिलेबस कितना बड़ा है, कितना वास्ट है। इतना है कि मिनिमम 1 ईयर चाहिए मुझे ये पढ़ाने के लिए आपको। तो इस पेपर में अगर मैं डीपली आपको पढ़ाता चला जाऊंगा तो आपकी जो चीजें हैं ना बेसिक, वो छूट जाएंगी, क्योंकि ये पेपर बेसिक होगा यार, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। बेसिक रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ते रहो, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री उनके बारे में पढ़ते रहो, और आप कर जाओगे इस पेपर को। चलो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। द रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपने बताना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात साथियों 3:2 का रहता है। कितना रहता है? 3:2। इसका मतलब यह है कि अगर आप 30 सेंटीमीटर की लेंथ रखते हो फ्लैग की, सोचो 30 सेंटीमीटर लेंथ, तो ब्रेड्थ आपको 20 रखनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है, तभी लगेगा ना नेशनल फ्लैग। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अब मान लो आप 5:3 का रेशो कर लो, लंबाई 5 ले लो, ये 3 ले लो, तो इस तरह से कोई नेशनल फ्लैग नहीं लगेगा वो। तो स्टैंडर्ड जो है बनाया हुआ है जो 3:2 का रहता है, 3 लेंथ रहती है और 2 रहती है ब्रेड्थ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। नेशनल प्लानिंग कमीशन एनपीसी ऑफ इंडिया वॉज कंस्टिट्यूटेड इन। भारत की जो प्लानिंग की कमीशन है वो सबसे पहले कब बनी? वो 50 में बनी या 51 में बनी, पर चेक कर लेना इस चीज को। वैसे 1950। तो आंसर क्या है? इसका गठन जब हुआ तो 1950 के अंदर इसका गठन हुआ। तो इसके बाद ही
राष्ट्रीय योजना आयोग हुआ ना, तभी शायद ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 रही, गठन इसका 50 में हो गया था। ठीक है, बट इस चीज को आप चेक करना, वैसे राइट आंसर है ये 1950। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट सम इन द ईयर। नेशनल एंथम, ये आपने हमेशा याद रखना है, राष्ट्रीय गान तो याद आ जाना चाहिए, जन गण मन। ठीक है, इस तरह से याद आना चाहिए आपको। और जब राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, नेशनल, ये आपका नेशनल एंथम लिखा जाएगा, राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया। ये चेक करना है आपने, कमेंट करना है कौन सा अधिवेशन था, ये कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें ये गाया गया था 1911 के अंदर। ठीक है, पहली बार। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। ये बात हमने आपको बताई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1956 में बात की गई थी, तो उसी टाइम पे रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन अधिनियम में 1956 में ही पास हो गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जो हम थोड़ी देर पहले आपको करा चुके हैं। क्लियर हुई ये बात? चलो चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपसे। स्टेट के बारे में बात की जा रही है, तो जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स हमने आपको पढ़ाए पढ़ाए थे ना थोड़ी देर पहले। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स में पता था ना, इंडियन जो स्टेट है और यूनियन है, इसके बीच के जो रिलेशन है, इसके बारे में भी एक आपका शेड्यूल है, वो आपने कमेंट करना है, क्योंकि हम टोटल 12 शेड्यूल्स आपको बता चुके हैं। एक आपको एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन की बात की जाती है, इस शेड्यूल का नाम आपने कमेंट करना है। ठीक है, नहीं पता है वीडियो को जाके आप पीछे जाके देखो और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे। द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अनुसूचित जाति, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। अब दो आंसर जो होंगे उसमें आप फंसोगे। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश है, इससे पंजाब भी लिंक है आपका। पंजाब कब राइट होगा, उत्तर प्रदेश कब राइट होगा, यहां बताएंगे हम आपको। ठीक है, अगर एससी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात की जाए, ठीक है, कितनी बात की जाए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का समझ में आया। जैसे मान लो पंजाब के अंदर मान लेते हैं हम, पंजाब के अंदर अगर मान के चलना, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, मान लो पंजाब के अंदर 8 लाख शेड्यूल्ड कास्ट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के अंदर मान लो, एक तरह से सपोज करते हैं हम, मान लो 40 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा वाला स्टेट कौन सा हो गया, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब अगर बात की जाएगी कि अगर परसेंटेज की बात की जाए, परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज वाला मैटर लिखा हो, परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन, तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 16 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज है वो पंजाब के अंदर देखने को मिलता है साथियों, ये बात याद रखना। तब आपका जो राइट आंसर है वो पंजाब हो जाए। ठीक है, 61 नहीं, 30 कुछ है, 30 के आसपास है, ये आप गूगल कर लेना, चेक करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन की बात की जाएगी। ये क्वेश्चन था पेपर में, आई थिंक या तो नेटर के पेपर में था या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पेपर में था। ठीक है, ये पूछा गया है पहले भी। तो एससी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश, और अगर परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन की बात की जाए तो पंजाब होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है, याद रखना। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। नीति आयोग, नीति आयोग सेटअप किया गया किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी एक रेजोल्यूशन बनाया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसमें आपका नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन निकलती है फुल फॉर्म के अंदर ही, तो आपने जो फुल फॉर्म है नीति आयोग की वो कमेंट करके बतानी है। ये सिर्फ और सिर्फ यही आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, चलो 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य का पहला नागरिक कौन होता है, तो भारतीय गणराज्य का जो पहला नागरिक है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का पहला जो नागरिक होगा वो भारत के राष्ट्रपति ही होंगे। क्लियर, चलो
क्वेश्चन 18 की बात करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी बोलते हैं, पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो एनजीटी की स्थापना पूछी है आपसे कब हुई। तो एनजीटी की स्थापना हुई बच्चों 2010 के अंदर। कब हुई एनजीटी की स्थापना? 2010 के अंदर। ये 2010 आपने याद रखना है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका काम होता है ग्रीनरी पे फोकस करना होता है, क्योंकि ग्रीनरी रहेगी तो कार्बन एमिशन है, वो कार्बन का जो एमिशन है, एमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसको क्या होगा, उसको ये डिक्रीज करेंगे एब्जॉर्ब करके। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो 2010 के अंदर इसकी स्थापना होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो इंडिया की जितनी भी फोर्सेस हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, जिसके अंदर आपका क्या आता है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, इनका जो सुप्रीम कमांडर है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम पे कौन है? आज के टाइम पे है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यही सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स एट प्रेजेंट है। कोई और होगा आगे प्रेसिडेंट तो वो रहेगा। सिंपल है क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इस्टेब्लिश्ड लोकायुक्त। ये लोकायुक्त वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपको समझना, क्योंकि लोकायुक्त बड़े पुराने टाइम की अगर बात करेंगे, डेट के हिसाब से आप देखोगे तो ये लेटेस्ट कोई टॉपिक नहीं है, ये पुराना ही टॉपिक है। पुराना टॉपिक कब का है? ये लगभग आजादी के आसपास की बात है। तो आजादी के आसपास की बात है तो पहला स्टेट है जो आपका वो महाराष्ट्र है, जो इस्टेब्लिश करता है लोकायुक्त, ठीक है। तो महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त, ठीक है। एक्ट का नाम है 1971 में, क्लियर। अब इसके लिए जो रिकमेंडेशंस थी इस कमीशन के लिए, लोकायुक्त बनाने के लिए रिकमेंडेशन, वो किसकी रिकमेंडेशन थी? तो उनका नाम याद रखना है आपने, उसका जो कमीशन है, सिंपल याद रखो, जो रिकमेंडेशन का कमीशन है। तो कमीशन को हेड किसने किया? कमीशन का हेड, ये कमीशन के जो हेड थे ये थे फेमस पर्सन, कौन? मोरारजी देसाई, ठीक है। कब? 1966 के अंदर की बात है। और जो आपका ये लोकायुक्त वाला एक्ट निकल के आता है ये 1971 के अंदर आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन है ये कब से माना जाता है आपका? अगर इसकी यहां पे आपसे डेट पूछी जाए तो ये 25 अक्टूबर 1972 से माना जाता है, ठीक है। कब से माना जाएगा? 25 अक्टूबर 1972 से, क्लियर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, एक बेसिक सी बात है, क्वेश्चंस आपके 19 हो चुके हैं, नॉन स्टॉप क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। मैथ की क्लास हम कल से स्टार्ट करने वाले। प्रिपरेशन के लिए जुड़ना है तो आपके पास मौका है, एग्जाम की डेट से पहले आप हमसे जुड़ सकते हैं। एग्जाम की डेट के बाद जुड़ने का मौका रहेगा, बट उसमें कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाएंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बिकॉज इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहे जॉब की हो, चाहे एडमिट कार्ड की हो, चाहे क्लासेस की हो, कोई भी लिंक है वो आपका मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये बात वही आ गई जो हम मिनिस्टर्स की बात लेके चल रहे थे ना आपसे थोड़ी देर पहले। इस चीज का डिस्कशन हुआ कि जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स की बात करनी है। जो जैसे अब ये डिफेंस मिनिस्टर आ गया, तो डिफेंस मिनिस्टर में क्या है? रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? बलदेव सिंह जी। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, बलदेव सिंह जी के साथ आगे सरदार लगाना रह गया, चलो ये भी लगा देते हैं, सरदार बलदेव सिंह जी, ठीक है। इनको बनाया गया था फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर वैसे पूछा जाए तो कौन था इंटरिम गवर्नमेंट में? इंटरिम गवर्नमेंट जो अनंतिम एक सरकार बनी थी, कब बनी थी? 1946 के अंदर। उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे भी यही थे सरदार जी, ठीक है।
सरदार बलदेव सिंह। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंस का हो गया, लियाकत अली खान थे फाइनेंस मिनिस्टर, और पहले वैसे कौन से थे जो आजाद भारत के थे, वो आर के शनमुखम शेट्टी थे, ठीक है, फाइनेंस के। रेलवे की बात करी जाएगी तो इंडिपेंडेंट में अगर पूछा जाए ना आपसे रेलवे आजाद भारत के, जॉन मैथाई, तो आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर जॉन मैथाई, ठीक है, ये जॉन मैथाई हो गए। वैसे अगर एंट्रिम में पूछा जाए तो आसफ अली, अनंतिम में लिख देते हैं, अनंतिम में जो 1946 वाली है तो वहां पे थे आशफ अली। ये जो शीट है ना इसकी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एंट्रिम गवर्नमेंट वाले कौन हैं और आपके फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन है, ये हम टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर देंगे ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। बल्कि आपको 4-5 मिनिस्टर्स हमने बेसिक बेसिक कराए, आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, हो गए होंगे ना। राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ के थे, ये आपने याद रखना। और इससे पहले हेल्थ का कौन था, वो अली खान जी थे, कौन, अली खान। चलो क्वेश्चन 20 हम आपसे करा चुके हैं, अब बारी आ जाती है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की। क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं सीसीएस रूल्स के लिए, बेसिकली हमने चैनल को स्टार्ट किया था। अब आपकी प्रिपरेशन हम वेरियस कोर्सेज की करा रहे हैं, करंटली डील कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन पोस्ट को, क्योंकि एज सच कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, पंजाब की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कप बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इस यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट पोस्ट हैं। कल हमने इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की, तो लास्ट डेट उसकी दिसंबर में नज़दीक है, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। अगर किसी को कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे असिस्टेंट की 1-2 पोस्टें हैं, एएसओ की 1-2 पोस्टें हैं, तो 1-1, 2-2 पोस्टें हैं, क्लर्क की आई थिंक उसमें है, देख लेना, 12, 13, 11 पोस्टें के आसपास है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप एडवर्टाइजमेंट को देख के अप्लाई कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो mannatofficial14@gmail.com पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तो साथियों क्लासें ऐसी चलती रहेंगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।